बेटा आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से नर भाग से परागकण जो है वो मादा भाग के पास पहुंचता है और उसे हम परागण कहते हैं। ये परागण हमने अलग अलग आधार पे अलग अलग टाइप का देखा था। अब बेटा आपको एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जो आवृतबीजी पादप होते हैं उन आवृतबीजी पादपों के अंदर बेटा परागकण और भ्रूणकोश ये दोनों के दोनों जो है बेटा वो अचल संरचना है, यानी नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। क्या है ये? नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। और बेटा नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होने के कारण ना तो परागकण चल के मादा भाग के पास जा सकता है, ना मादा भाग चल के परागकण के पास आ सकता है। तो फिर सर इनका स्थानांतरण कैसे होगा? तो बेटा ये जो नर भाग है बेटा, इस नर भाग से मादा भाग के पास परागकण को ले जाने के लिए, इस नर भाग से मादा भाग के पास परागकण को ले जाने के लिए कोई न कोई एजेंट होगा। वो एजेंट क्या करेगा? इस नर भाग से परागकण को मादा भाग के पास ले जाएगा। तो वो कारक जो परागण करवाते हैं या जो नर भाग से मादा भाग में परागकण का स्थानांतरण करवाते हैं उसे हम क्या कहेंगे बेटा? परागण कारक। क्या कहेंगे? परागण कारक। तो परागण कारक क्या होते हैं? वह कारक जो परागण करवाए, जो क्या करवाए बेटा? परागण करवाए, उसे आप क्या बोलोगे? परागण कारक बोलोगे। ठीक है, मैंने आपको बोला बेटा कि ये जो नर भाग है और ये जो मादा भाग है, अब इस नर भाग से परागकण अपने आप नहीं जा सकता क्योंकि वो एक अचलयमान संरचना है, और ना ही ये मादा भाग नर भाग के पास आ सकता है। तो फिर सर यहां से परागकण यहां जो जा रहा है, जिसे हम परागण कह रहे हैं, वो कैसे हो रहा है? तो इसको बेटा किसी न किसी के द्वारा ले जाया जा रहा होगा। ये जो परागकण है इसको मादा भाग के पास किसी न किसी के द्वारा ले जाया जा रहा होगा। उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? परागण कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परागण कारक। अब थोड़ी सी बातें आप ध्यान रखें यहाँ पे कि ये जो परागण कारक होते हैं, बेटा इंग्लिश में हम इनको पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं। एजेंट आपने सुना भी होगा। एजेंट क्या काम करते हैं भाई? एजेंट किसको बोलते हैं हम? जो बिचौलिया हो, जो हमारा काम करवा दे जल्दी से, उसे हम एजेंट बोलते हैं। तो ऐसे ही ये परागकण को वर्तिकाग्र के ऊपर ले जाने वाला जो बिचौलिया होगा उसे हम क्या कहेंगे? परागण कारक कहेंगे। बेटा परागण कारक जो है वो दो प्रकार के, यानी एजेंट कैसा है उसके बेसिस पे दो टाइप के होते हैं परागण कारक। एक मान लीजिए एजेंट जो है वो सजीव है, जिंदा है, तो हम बोलेंगे बायोटिक एजेंट। हिंदी में बेटा हम इसको बोलते हैं जीवित कारक। क्या बोलते हैं? जीवित कारक। और मान लीजिए बेटा जो एजेंट है वो नॉन लिविंग है, वो मरा हुआ है या उसके अंदर जीवन नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे बेटा एबायोटिक एजेंट। बेटा हिंदी में इसको बोलते हैं हम अजीवित कारक। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक हो गया जीवित कारक और दूसरा हो गया अजीवित कारक। तो जीवित कारक और अजीवित कारक। अब बेटा यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो हमें अजीवित कारक देखने को मिलते हैं जो कि परागकण को नर भाग से मादा भाग में ले जा रहे हैं, वो हमें दो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सर? तो बेटा एक तो आपको देखने को मिलती है वायु, और दूसरा आपको देखने को मिलता है बेटा जल। तो एयर एंड वाटर, ये दो आपको देखने को मिलते हैं। और बेटा बायोटिक की बात करें तो हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको जितने भी कीट दिख रहे हैं वो सारे के सारे जिंदा हैं और उनमें से अधिकतर जो है वो परागकण लेके जा रहे हैं। उसके अलावा बेटा आपको मैक्सिमम पक्षी जो सारे पक्षी जिंदा होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो परागण करवाते हैं। उसके अलावा बेटा चमगादड़ हो गया,
हालांकि चमगादड़ भी एक पक्षी है। उसके अलावा बेटा, हाँ चलिए, एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या चमगादड़ एक पक्षी है? ये मेरा आपसे सवाल है। हालांकि हम बोटनी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक जूलॉजी का सवाल है, क्या चमगादड़ पक्षी है? हाँ या ना, आप कमेंट में बताइए। उसके बाद बेटा अगला जो आता है वो आता है लंगूर। उसके अलावा बेटा जो अगला आता है वो क्या आता है? तो मानव हो सकता है। उसके अलावा सर, मानव के अलावा बेटा और रेप्टाइल्स होते, जो रेंगने वाले होते हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं, और अन्य, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो ये सारे के सारे जो है बेटा ये जीवित होते हैं, और इनका काम क्या है बेटा? जो नर भाग होता है उस नर भाग से परागकण को कहाँ पहुंचाना? उस परागकण को इस मादा भाग के पास पहुंचाना। ये काम जो करेंगे उसे अपन परागण कारक बोलेंगे। मैंने कहा परागण कारक दो तरह के होते हैं बेटा परागण कारक, एक तो होते हैं जीवित और दूसरे होते हैं अजीवित। तो आइए वन बाय वन देखते हैं हम जीवित और अजीवित कारक के बारे में। बेटा सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में? अजीवित कारक के बारे में, ठीक है। उससे पहले कुछ बातें आप ध्यान रखना बेटा। क्या बातें ध्यान रखें? तो अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि जीवित और अजीवित, या ऐसे सवाल आ जाए सबसे ज्यादा परागण कौन से कारक करते हैं, तो और ऑप्शन में हो बेटा जल, वायु और जीवित कारक या कोई नहीं, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? जीवित कारक जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वापस ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा परागण कौन करते हैं, ऑप्शन में हो जल, वायु, जीवित कारक और कोई नहीं, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? जीवित कारक। लेकिन सवाल ऐसा जाए सबसे ज्यादा परागण कौन करते हैं, ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी कीट, ऑप्शन डी मानव, तब आंसर क्या जाएगा बेटा? कीट जाएगा। लेकिन ऐसा सवाल आ जाए सबसे ज्यादा परागण कौन से अजीवित कारक करते हैं, तब आंसर क्या जाएगा बेटा? वायु जाएगा। तब आंसर क्या जाएगा? वायु। तो जैसा सवाल वैसा आंसर, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो अब हम बात करेंगे बेटा अजीवित कारक की। तो आपको पता है बेटा अजीवित कारक जो है दो होते हैं जो परागण करवाते हैं, एक होती है वायु और दूसरा होता है बेटा जल। वायु के द्वारा जो परागण होगा उसे हम बोलेंगे क्या? उसे हम बोलेंगे बेटा एनिमोफिली। और अधिकतर जो जीव होते हैं, अधिकतर सॉरी जो पादप होते हैं, एक सेकेंड, वायु द्वारा जो है बेटा वो आपको अधिकतर पादप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि किस अजीवित कारक के द्वारा सबसे ज्यादा परागण होता है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? वायु जाएगा, ठीक है। अगर हम अजीवित की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या आएगा? वायु आएगा। वायु में जल के मुकाबले बहुत ज्यादा परागण होता है, ठीक है बेटा। वायु के द्वारा जो परागण होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। अब सर वायु के द्वारा परागण हमें कहां कहां देखने को मिलता है, तो कुछ बातें आप ध्यान रखना बेटा। सबसे पहली बात, वायु के द्वारा जो परागण है बेटा वो आपको कहां देखने को मिलता है? घास फैमिली में। मेनली आपको कहां देखने को मिलेगा? घास फैमिली के अंदर। घास फैमिली कौन सी होती है बेटा? तो आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, पोएसी फैमिली जो होती है उसे हम घास फैमिली बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो इसके एग्जाम्पल है बेटा गेहूं हो गया, चावल हो गया और जौ हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा वायु के द्वारा परागण किस में देखने को मिलता है? घास फैमिली में देखने को मिलता है। अब सर जिन पादप के अंदर वायु के द्वारा परागण होता है उनमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसी के अंदर एक छोटा टॉपिक पढ़ते हैं कि पादप के क्या लक्षण होंगे। जिनके अंदर वायु के द्वारा परागण होगा उन पादप के क्या लक्षण होंगे। तो सबसे पहला लक्षण जो आपको देखने को मिलेगा बेटा वो ये कि उसके जो परागकण होंगे, अरे 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 उसके जो परागकण होंगे बेटा वो हल्के होंगे। परागकण कैसे होंगे? परागकण हल्के होंगे। हल्के होने से क्या? हल्के होने से बेटा
आसानी से नर भाग पे, ये नर भाग से जो मादा भाग है उसके ऊपर आसानी से पहुंच जाएंगे। कैसे? देखिए यहां से ये जो परागकण है, हवा जब चलेगी इस तरीके से शू शू, तो बेटा तय आराम से उड़ते हुए यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोच के देखिए कि ये भारी होता तो क्या भारी कभी परागकण यहां पहुंच पाता, हवा में उड़ पाता क्या? नहीं। तो पहली बात तो हल्के होने चाहिए, और दूसरा बेटा चिपचिपे नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए बेटा? चिपचिपे नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि बेटा अगर वो चिपचिपे होंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो सर एक दूसरे से चिपक के गुच्छा बना लेंगे। और गुच्छा हल्का होता है या भारी होता है? सर भारी होता है, और भारी होगा तो उड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब सर परागकण जो है वो चिपचिपे भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेटा हम बात करते हैं नर भाग की। ये भी नर भाग की बात हो रही है, लेकिन जो नर अंग होता है, जो मेल पार्ट होता है, जो नर अंग होता है बेटा, वो नर अंग ऐसे पादप जिनके अंदर वायु के द्वारा परागण होता है, उसमें नर अंग जो है बेटा वो अनावृत रहना चाहिए। अनावृत यानी किसी से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। और दूसरा बाकी पार्ट से, बाकी भाग से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, उठा होना चाहिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अगर आप यहां पे ध्यान दें, यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं बेटा, यहां ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए ये एक फ्लावर है ना, और ये मान लीजिए एक दूसरा फ्लावर है। इसके अंदर जो नर भाग है बेटा वो यहां ऐसे प्रेजेंट है, ये तंतु है और ये पराग। इसमें नर भाग जो है वो ऐसे प्रेजेंट है। हवा चली तो बेटा ए वाला जो फ्लावर है उसके पुष्प के अंदर तो हवा जाएगी नहीं, हवा तो बाहर ही चलेगी, तो इसके परागकण अंदर ही रह जाएंगे या इसी के अंदर रह जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो हवा जो है वो इस नर वाले भाग से टकराएगी, और जब ये टकराएगी तो परागकण यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे। तो अगर मेल पार्ट अच्छे से एक्सपोज रहेगा तो हवा जो है उसके लगेगी, और हवा लगेगी बेटा तो परागण होना आसान होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ ये बातें लिखाई है। क्या कि पहली बात तो वो ढका हुआ नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात बेटा सर, दूसरी बात ये कि वो बाकी पार्ट से ऊपर उठा होना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी में देखते हो तो आपको ये डायग्राम दिखा रखा है बेटा। इस डायग्राम में आप देखोगे कि जो स्टेमन है, जो बेटा पुंकेसर है, वो पुंकेसर वेल एक्सपोज है। ये देखो बहुत अच्छे से फैला हुआ है, थोड़ी सी भी हवा ही इसके सारे परागकण जो है पर्यावरण में फैल जाएंगे। और बेटा 2024 में नीट में सवाल पूछा गया था, यही डायग्राम देके बोला था कि ये जो पुष्प का डायग्राम है बेटा, वो उसके अंदर मुख्यतः किसके द्वारा परागण होता है? तो आपको दिखाई दे रहा है स्टेमन जो पुंकेसर है वो वेल एक्सपोज है, और ऐसा जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है बेटा? वायु द्वारा जहां पे परागण होता है उनके अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है सर, ये जो आपने सारी बातें बताई ये तो नर के लिए बताई आपने कि परागण हल्के होने चाहिए, चिपचिपे होने चाहिए, नर भाग जो है वो अनावृत होना चाहिए, बाकी पार्ट से ऊपर उठा होना चाहिए। क्या मादा में भी कुछ खास बातें होगी क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल होगी। क्या खास बात होगी? तो सबसे पहली बात तो बेटा उनका जो वर्तिकाग्र होता है, उनका जो वर्तिकाग्र होता है बेटा वो पंख के समान फैला होता है। पंख के समान ऐसे इस तरीके से फैला हुआ होगा, जैसे पंख फैला रहता है ना, इस तरीके से ऐसे उड़ता रहता है, इसी तरीके से ये भी बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है। क्यों फैला हुआ होता है? इसलिए फैला हुआ होता है बेटा ताकि परागकण को आसानी से कैच कर सके। और दूसरा बेटा इनका वर्तिकाग्र जो है वो चिपचिपा होता है। क्यों होता है चिपचिपा? इसलिए बेटा कि जैसे ही परागकण इसके ऊपर गिरेगा उसको ये चिपका लेंगे ताकि हवा चले तो वापस ना चला जाए।
ठीक है, इसीलिए इनका परागकण आपको चिपचिपा देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें बेटा तो इनके अंडाशय में, जिनके अंदर वायु के द्वारा परागण होता है, उनके अंडाशय में आपको जनरली एक ही बीजांड देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, अभी के लिए बस आप ध्यान रखें कि इसमें एक ही बीजांड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें होनी चाहिए जिनके अंदर वायु के द्वारा परागण हो रहा है। एक और बात बेटा जो एनसीईआरटी बोलती है, आप सभी लोगों ने भुट्टा तो खाया ही होगा, हाँ या ना, खाया है बेटा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भुट्टे के जो भुट्टा होता है बेटा, उस भुट्टे के बीचों बीच इस तरह की एक संरचना पाई जाती है। इसी संरचना के ऊपर क्या लगते हैं बेटा? सर इसके ऊपर लगते हैं बीज, इस तरीके से बीज लगे हुए हैं, ये देख लीजिए बेटा। देखो मैं आपको क्लास में ही भुट्टा खिला रहा हूँ ना, 10-10 रुपए सारे लोग इकट्ठे करके दे देना मुझे बेटा, ऐसे फ्री में भुट्टा नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो भुट्टा है बेटा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो भुट्टा होता है उस भुट्टे में इस तरीके से बीच बीच में से रेसे निकले होते हैं। ठीक है, ये अब ये भुट्टा बन गया है, अब इसको ढका देते हैं, तो ये बेटा इस तरीके से ढका हुआ रहता है ना। तो ये पीले पीले से दाने हैं, बीच में जो लकड़ी जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है वो ब्लैक कलर से दिखा रखी है, और बीच बीच में आपको तंतु जैसी संरचना देखने को मिलती है। तो बेटा वो जो तंतु देखने को मिलता है, इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो मान लीजिए ये क्या है बेटा, ये मक्के का पेड़ है, पौधा है, पेड़ है, ये इस तरह का है ना। इसके अंदर बेटा क्या होगी, इसके अंदर सर पत्तियां होगी, लो बेटा ये पत्तियां। ठीक है, उसके अलावा सर सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होगा वहां पे मुझे कुछ इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलेगी, सबसे ऊपर है ना, इसको बोलते हैं हम नर भाग। ठीक है, फिर उसके बाद सर मुझे यहाँ पे जो है भुट्टा नहीं बना होगा, उससे पहले ऐसी कुछ संरचना देखने को मिलेगी मादा पुष्प की, और इसमें बीचों बीच जो है सर मुझे एक इस तरह की संरचना मिलेगी। और इसके बाद बेटा मुझे आप बोल रहे हो कि सर मुझे यहाँ पे अंडाशय देखने को मिलेंगे बहुत सारे, और इन अंडाशयों से क्या निकलेगी बेटा, इन अंडाशयों से निकलेगी छोटी छोटी ऐसे अरे छोटी छोटी ऐसे रेसे जैसी संरचना। तो ये जो रेसे जैसी संरचना होती है, अगर आप इसको जूम करो तो एक्चुअली में होता क्या है, ये अंडाशय होता है, और उस मक्के के अंदर जो वर्तिकाग्र और वर्तिका होती है बेटा, वो रेसे जैसी हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो वर्तिकाग्र और वर्तिका रेसे जैसी हो गई, इसको हम बोलते हैं बेटा टेसल्स। ये टेसल्स और कुछ नहीं, ये क्या है सर, ये वर्तिकाग्र एवं वर्तिका है। इतनी लंबी क्यों होती है, क्योंकि इसका काम होता है बेटा परागकण को कैच करना। क्या करना, परागकण को कैच करना। तो मक्के के अंदर जो लंबी लंबी सी बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, टेसल्स कहते हैं। और वो टेसल्स और कुछ नहीं, वो क्या होती है, वर्तिकाग्र और वर्तिका होती है। देखो बेटा यहां पर भी वायु के द्वारा परागण हो रहा है, तो देखो नर भाग सबसे ऊपर है, तो हवा आएगी, हवा चली, और हवा आएगी बेटा तो वो इनसे टकराएगी तो यहां से परागकण गिरेंगे। अब परागकण गिरेंगे तो उन परागकण को कैच करने के लिए वर्तिकाग्र और वर्तिका लंबी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंडाशय तो बिल्कुल अंदर उपस्थित है, इसीलिए आपको वहां पर टेसल्स देखने को मिलते हैं। तो एक बार 2019 में सवाल आया था नीट के अंदर कि मक्के के अंदर पाए जाने वाला टेसल्स क्या होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, सी ऑप्शन था दोनों, और डी ऑप्शन था अंडाशय। तो आंसर क्या आएगा कि वर्तिका और वर्तिकाग्र दोनों होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए ये था बेटा क्या, ये था कि वायु के द्वारा जिनके अंदर परागण होता है उनमें क्या होता है, क्या देखने को मिलता है। तो मैंने बोला बेटा वायु और जल दोनों ही अजीवित कारक है। ज्यादातर जो अजीवित कारकों के द्वारा परागण आपको देखने को मिलता है वो वायु द्वारा देखने को मिलता है। क्या खास, पहली बात तो मिलता कहाँ है, तो जो ग्रास फैमिली होती है उनमें क्या खास बातें होती है,
तो परागकण हल्के होने चाहिए, चिपचिपे नहीं होने चाहिए। उसके अलावा बेटा जो नर अंग है वो पुष्प में सबसे ऊपर की ओर होना चाहिए। मान लीजिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है पेंसिल, ये ऊपर की तरफ है, ये नर भाग है, और मेरी अंगुलियां जो है बाकी पार्ट है, तो बाकी पार्ट से ऊपर की ओर उठा होना चाहिए और अनावृत रहना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद जो वर्तिकाग्र है बेटा वो पंख के समान फैली हुई होनी चाहिए, और वर्तिका जो, और उसके अलावा चिपचिपी होनी चाहिए। बेटा इसमें जो अंडाशय है उसके अंदर आपको एक ही बीजांड देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जो परागण कारक जब खत्म होंगे तब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। ये फिर टेसल्स वाला है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं जल के द्वारा जो परागण होता है उन पादप में क्या खास बातें होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली बात बेटा, जल के द्वारा जिनके अंदर परागण होता है, जल के द्वारा जिनके अंदर परागण होता है उसे हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। यानी जल के द्वारा जो परागण होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली बोलेंगे। ठीक है बेटा। बहुत ही कम पादप है जिनके अंदर जल के द्वारा परागण होता है। एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है कि बहुत कम पादप है, लगभग 30 जेनेरा या जीनस जो होता है, 30 जेनेरा जो है बेटा उनके अंदर ही हमें जल के द्वारा परागण देखने को मिलता है। ठीक है। 30 जेनेरा के जो पादप है उनके अंदर ही हमें जल के द्वारा परागण देखने को मिलता है। उसमें से भी अधिकतर क्या होते हैं बेटा, अधिकतर एक बीजपत्री होते हैं। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है, अधिकतर क्या होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं। मैंने बोला कि जल के द्वारा परागण हमें बहुत ही कम पादप में देखने को मिलता है। कितने कम सर, तो 30 जेनेरा तक ही सीमित है। 30 जेनेरा से ज्यादा के अंदर हमें जल के द्वारा परागण देखने को नहीं मिलता है, और उसमें से भी ज्यादातर क्या है बेटा, एक बीजपत्री है। ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है सर। अब बेटा ऐसा नहीं है कि जो पादप जल में पाया जाएगा उसके अंदर जल के द्वारा ही परागण होगा। जैसे एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है कि जल में पाए जाने वाले पादप का परागण, जल में पाए जाने वाले पादप का परागण जल से हो यह जरूरी नहीं है। जो पादप जल में पाया जाएगा उसका परागण जल से ही होगा, ये जरूरी नहीं है बेटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। एक तो कमल का वाटर लिली, और दूसरा बेटा जलकुंभी, जिसको हम वाटर हाइजिंथ भी बोलते हैं, जिसको हम जलकुंभी, जिसको आप वाटर हाइजिंथ भी बोलते हो बेटा। ये दोनों जलीय पादप है, लेकिन बेटा इनके अंदर आपको परागण या तो कीटों के द्वारा देखने को मिलेगा या फिर वायु के द्वारा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जो पौधे जल में पाए जाते हैं जरूरी नहीं कि उनका परागण जल के द्वारा हो। जैसे कमल और जलकुंभी हो गया बेटा, पाए तो जल में जाते हैं लेकिन इनके अंदर जो परागण होता है वो कीटों और वायु के द्वारा होता है। अब जल के द्वारा जो परागण होता है उसके एग्जाम्पल क्या है, तो जल द्वारा परागण जो होता है, जल द्वारा जो परागण होता है इसके एग्जाम्पल क्या क्या है सर। तो इसके एग्जाम्पल बेटा 2 आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं क्योंकि कई बार पूछा जाता है। इसके जो उदाहरण है, जल द्वारा परागण के उदाहरण जो है बेटा, उसके अंदर आता है कि पहला तो फ्रेश वाटर के प्लांट जिसको हम अलवणीय जल बोलते हैं, अलवणीय जल, और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं लवणीय जल। बेटा अलवणीय जल को आप बोलते हो फ्रेश वाटर। अच्छा, फ्रेश वाटर का मतलब क्या है, और लवणीय को बोलते हो आप मैराइन वाटर। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि सर फ्रेश वाटर मतलब फ्रेश है यानी हम पी सकते हैं,
तो मैं आपको बता दूं, फ्रेश वाटर मतलब फ्रेश नहीं होता है। फ्रेश वाटर का मतलब ये है कि ऐसा पानी जिसके अंदर सॉल्ट, नमक की मात्रा बहुत कम है, और ऐसा पानी जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है उसे हम बोलेंगे लवणीय जल। ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक नाला जा रहा है तो हो सकता है उस नाले का पानी भी फ्रेश हो, नाले का पानी भी फ्रेश हो, क्योंकि हम फ्रेश वाटर किस बेसिस पे बोल रहे हैं, सॉल्ट है या नहीं है। अगर उस नाले के पानी में सॉल्ट कम है तो हम उसको फ्रेश वाटर बोलेंगे। ठीक है। तो बेटा फ्रेश वाटर के दो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है बेटा हाइड्रिला भी बोलते हैं इसको, सॉरी हाइड्रिला लिखो आप। एक एग्जाम्पल है बेटा हाइड्रिला, एंड दूसरा एग्जाम्पल है बेटा वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो है बेटा ये दोनों अलवणीय जल में पाए जाते हैं। तो नो डाउट इनके अंदर जो जल के द्वारा परागण होगा वो अलवणीय जल के द्वारा ही होगा। लवणीय जल की बात करें बेटा तो लवणीय जल में आपको ज्यादातर समुद्री घास जो होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जोस्टेरा जो है बेटा एक समुद्री घास है। तो जितनी भी समुद्री घास होती है उनके अंदर आपको लवणीय जल में देखने को मिलेगी, और उनके अंदर परागण भी लवणीय जल द्वारा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये कुछ एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है। उसके अलावा बेटा एनसीईआरटी ने बोला है कि जल के द्वारा जो परागण होता है, जल परागण जो होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है। हालांकि उसने डायरेक्टली नहीं बोला है, लेकिन उसने जो दो एग्जाम्पल दिए हैं हमें, एक तो वेलिस्नेरिया का और दूसरा बेटा जोस्टेरा का। तो उससे हमें पता चलता है कि वो ये कहना चाह रहा है कि जल परागण दो तरीके का होता है। अगर हम पहले तरीके का देखें तो हमें ये दिखा रखा है किसका, वेलिस्नेरिया का। किसका दिखा रखा है, वेलिस्नेरिया। अगर आप बेटा इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो मान लीजिए यहां तक पानी था स्टार्टिंग में। तो वेलिस्नेरिया का जो मेल और फीमेल पार्ट होता है बेटा वो पानी के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है। लेकिन जिस समय बेटा परागण करना होगा उस समय जो फीमेल पार्ट होगा और जो मेल पार्ट होगा वो कहां आ जाएगा, इस पानी की सतह पर आ जाएगा। अगर मैं आपको यहां पे अच्छे से समझाऊं तो मान लीजिए बेटा जिस समय परागण नहीं करना था उस समय ये पानी है ना, उस समय बेटा जो मेल और फीमेल पार्ट था, अरे एक सेकेंड, उस समय जो मेल और फीमेल पार्ट था बेटा वो पानी के अंदर ही था। ठीक, ये फीमेल पार्ट को मैं किसी और कलर से रेड से दिखा देता हूं। ये मान लीजिए फीमेल पार्ट है ना, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है। तो और मान लीजिए यहां पे मेल पार्ट है, मैं यहीं पे बता दूं, किससे बताऊं, इससे, है ना। ये मान लीजिए आप मेल पार्ट है। ठीक है। तो जब परागण नहीं हो रहा होता है बेटा उस समय ये मेल और फीमेल पार्ट जो है, मेल और फीमेल पार्ट पानी के नीचे पाए जाते हैं। लेकिन जिस समय बेटा परागण करना होगा तो उस समय क्या होगा, ये मेल और फीमेल पार्ट जो है इस पानी की सतह के ऊपर आ जाएंगे। मेल और फीमेल पार्ट कहाँ आ जाएंगे बेटा, इस पानी की सतह के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए बेटा कि ये उस वेलिस्नेरिया के पत्ते हैं। अब इसमें से क्या हुआ बेटा, ये जो मेल पार्ट है ये मेल पार्ट आ गया, सॉरी ये फीमेल पार्ट है, ये कहाँ आ गया, पानी की सतह पे। और जो मेल पार्ट था बेटा वो मेल पार्ट जो है वो भी कहाँ आ गया, सर वो भी आ गया पानी की सतह पे, इस तरीके से। तो ये मेल पार्ट जो है बेटा, ये मेल पार्ट क्या होगा, सर इस मेल पार्ट का जो है स्फुटन होगा, और स्फुटन होगा तो परागकण निकलेगा। फिर वो परागकण जो निकला है बेटा, जो परागकण यहां पे निकला है वो तैरते हुए निष्क्रिय रूप से, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि तरंगों की सहायता से तैरेगा, वो तरंगे जो चलेगी पानी की उसके सहायता से तैरेगा, तो निष्क्रिय रूप से मेल से फीमेल पार्ट के पास जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि
जो वेलिस्नेरिया होता है, एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है, इसके नर और मादा भाग जो है बेटा वैसे तो पानी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन परागण के समय क्या होगा बेटा, परागण के समय ये सतह पर आ जाएंगे, और बेटा सतह पर आ जाएंगे तो नर भाग से परागकण, नर भाग से फिर परागकण, नर भाग से परागकण जो है बेटा वो निष्क्रिय तैरते हुए कहां पहुंच जाएगा, मादा भाग के पास। अब बेटा आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर पानी के ऊपर ये जो परागकण है ये पानी से गीला होकर नीचे की तरफ डूब नहीं रहा है क्या? तो मैं बोलूंगा ऐसे वेलिस्नेरिया के अंदर ये जो परागकण होता है, पहली बात तो निष्क्रिय रूप से तैरता हुआ रहता है, दूसरा इसके ऊपर बेटा एक कवरिंग पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है, किसका, श्लेष्मा का। ये श्लेष्मा का जो आवरण होता है जिसको हम म्यूसिलेज कवरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूसिलेज कवरिंग। तो ये इसकी रक्षा करता है, किससे, पानी से, ताकि वो डूबे ना हो और तैरता हुआ यहां चले जाए। तो इस तरह का जो परागण होता है जिसमें पानी के ऊपर परागकण तैरते हुए मादा भाग के पास पहुंच रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा एपीहाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, एपीहाइड्रोफिली। देखो हाइड्रोफिली यानी जल के द्वारा परागण, एपी आ गया, इसका मतलब सतह के ऊपर हो रहा है चीज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है सर वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया के अंदर आपको एपीहाइड्रोफिली देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर है क्या मेरी बात, ये वाली सारी बातें समझ में आई। ये किसके अंदर है बेटा, ये वेलिस्नेरिया के लिए। क्या क्या है वेलिस्नेरिया के लिए, सर वेलिस्नेरिया के नर और मादा भाग जो है या पादप जो है वैसे तो पानी के अंदर पाया जाता है परागण से पहले, परागण से पहले पानी के अंदर पाया जाता है, ये परागण के समय। लेकिन परागण के समय इसके नर और मादा भाग दोनों पानी की सतह पे आ जाते हैं, और जो नर भाग है बेटा वो नर भाग क्या करता है, अपने परागकण को रिलीज करता है। तो नर भाग से जो परागकण है बेटा वो निष्क्रिय तैरते हुए किसके पास आ जाता है, मादा भाग के पास आ जाता है, ठीक है। अब डूबता क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको हम श्लेष्मा आवरण बोलते हैं, म्यूसिलेज कवरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि परागण पानी के ऊपर हो रहा है इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एपीहाइड्रोफिली। अब अगर पानी के नीचे, सतह से नीचे हो रहा हो, पानी के नीचे तो कैसे होगा भाई, या तो सतह पे होगा तो उसको हम, या ऐसा बोल लूं सतह के ऊपर होगा तो एपीहाइड्रोफिली, सतह के नीचे होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोहाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। बेटा इसके जो एग्जाम्पल है हाइपोहाइड्रोफिली के, इसके एग्जाम्पल में आता है समुद्री घास जैसे ज़ोस्टेरा, ठीक है। तो ये ज़ोस्टेरा में कैसे होता है थोड़ा उसको देखते हैं। तो बेटा जो ज़ोस्टेरा होता है उसमें क्या होता है, नर और मादा भाग जो है वो पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। वो कहां पाए जाते हैं, पानी के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ज़ोस्टेरा के अंदर, मैं यहां लिख देता हूं ज़ोस्टेरा में परागण। तो बेटा जो ज़ोस्टेरा होती है उसमें नर और मादा भाग जो है वो कहां पाए जाते हैं, सर वो पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। बिल्कुल, वो कहां पाए जाते हैं, पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। कि ये मान लीजिए पानी है, आज ब्लू है पानी पानी। तो इसमें बेटा ये मान लीजिए आप नर, मान लीजिए ये मादा भाग है ना, ये मादा भाग है, और ये मान लीजिए आप नर भाग है, ठीक है। ये क्या है सर, ये नर भाग है, और ये क्या है, ये मादा है, ठीक है। अब होगा क्या इनके अंदर, अब बेटा जैसे ही इसका स्फुटन होगा, जैसे ही इसका स्फुटन होगा तो इस नर भाग से क्या निकलेंगे भाई, मान लीजिए ये स्फुटन हो गया,
स्फुटन हो गया। तो इस नर भाग से क्या निकलेंगे सर, इस नर भाग से निकलेंगे परागकण। क्या निकलेंगे, परागकण। तो ये परागकण रहा। अब ये जो परागकण होता है ये किसके पास जाता है सर, ये जाता है मादा भाग के पास। किसके पास जाता है, इस मादा भाग के पास जाता है ना। और इस मादा भाग के पास ये जाएगा, कैसे जाएगा, तो ये भी बेटा निष्क्रिय रूप से तैरता हुआ जाएगा। अब ऊपर तो सर समझ में आता है तरंगे चलती है, अंदर कैसे तैरेगा, तो इसके लिए बेटा इसका आकार जो है वो रिबन आकार का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये रिबन शेप का हो जाएगा। ऐसे आप लोगों ने रिबन तो देखे होंगे, फीते। तो इस शेप का होने के कारण ये आसानी से तैरते हुए कहां चला जाएगा बेटा, मादा भाग के पास। तो यहां पे हम कुछ बातें लिख देते हैं कि ज़ोस्टेरा जो होती है, ज़ोस्टेरा जो होती है बेटा, उसके अंदर नर एवं मादा भाग जो है बेटा, नर एवं मादा भाग पानी के अंदर ही पाए जाते हैं, है ना। दूसरा बेटा, ज़ोस्टेरा के अंदर जो परागकण होते हैं वो परागकण किस आकार के होते हैं सर, वो जो परागकण होते हैं वो रिबन शेप के होते हैं, यानी फीते जैसे। ठीक है, तो वो परागकण जो है वो बेटा फिर निष्क्रिय रूप से तैरते हुए कहां पहुंच जाते हैं, मादा भाग के पास। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सारी चीजें पानी की सतह के नीचे होते हुए दिख रही है। तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा सर, ये हो गया हाइपोहाइड्रोफिली के। ठीक है, तो एपीहाइड्रोफिली यानी सतह के ऊपर या सतह से, हाँ सतह के ऊपर, और हाइपोहाइड्रोफिली मतलब सतह से नीचे। मेरी बात समझ में आएगी आपको, वेलिस्टन एरिया का समझ में आ गया आपको, जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। ज़ोस्टेरा का समझ में आ गया, जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, इसको नोट कर ले। फिर आता है बेटा यहां पे ये जो जल के द्वारा परागण है, ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अब आता है बेटा क्या सर, हमने दो कारक पढ़े थे, एक तो अजीवित और एक जीवित। तो आपने अजीवित कारक हमें बता दिए, तो हम कुछ बातें करेंगे अजीवित कारक के बारे में जो हमें देखने को मिलती है बेटा। क्या बातें करेंगे सर, देखिए सबसे पहली बात बेटा, जो अजीवित कारक होते हैं उनके द्वारा जो परागण होता है बेटा, अजीवित कारक होते हैं उनके द्वारा जो परागण होता है बेटा, या जिन पादपों में उनके द्वारा परागण होता है उनमें कुछ खास बातें देखने को मिलती है। सबसे पहली बात क्या, उनके जो पुष्प होते हैं बेटा वो रंगहीन और मकरंदहीन होते हैं। मकरंद, एक सेकेंड, रंगहीन और मकरंदहीन होते हैं। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है बेटा कि ऐसे पादप जिनके अंदर अजीवीय कारकों के द्वारा परागण होता है उनके फ्लावर आपको कलरलेस और नेक्टरलेस देखने को मिलेंगे। तो दिमाग में सवाल आता है सर क्यों, क्यों ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, पहले तो आप ये समझिए कोई फ्लावर जो है वो रंगीन क्यों है, वैसे बिना कलरलेस या सफेद या फिर मान लीजिए ऐसा कोई काले कलर का क्यों नहीं हो गया, आपको रंग बिरंगे क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो उसका कारण है बेटा कि ये फ्लावर रंगीन इसलिए होता है क्योंकि इसको किसी को अट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ आकर्षित करना है। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा कि बहुत सारी महिलाएं जो है या लड़कियां जो है वो बहुत ज्यादा मेकअप लगा के, एकदम लिपस्टिक लगा करके, एकदम सज धज के घंटा तैयार होकर रहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें बाकी को क्या करना है, आकर्षित करना है, अच्छा दिखना है, 100 लड़कियों में सब मुझे ही मुझे देखे। ठीक है, तो ऐसा ही बेटा फ्लावर करता है। वो क्या करता है, अगर उसे किसी जीवित कारकों को अट्रैक्ट करना है तो वो कलरफुल हो जाएगा। लेकिन जो मरे हुए हैं बेटा, जो अजीवित कारक है वायु और जल, बेटा ये
अजीवित है तो इनके पास वो ऐसी कोई भावना ही नहीं होगी आकर्षण वाली, है ना। तो हवा तो भाई जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, ऐसा थोड़ी ना उधर कलरफुल हो गया तो चलो उधर से गुजर जाती हूं मैं, उधर कलरफुल फ्लावर है, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि सर जिनमें अजीवित कारकों के द्वारा परागण होता है उनमें जो पुष्प होता है उसको किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, और अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है इसीलिए वो रंगहीन होता है, ठीक है। मकरंद क्या होता है बेटा, पुष्प में जो खाए जाने वाला, कीटों द्वारा खाए जाने वाला भाग होता है उसको मकरंद बोलते हैं। तो क्योंकि यहां पर अजीवित कारक जो है वो कुछ खा नहीं रहे हैं, और खा नहीं रहे हैं तो फिर फ्लावर को इसको रखने की कोई आवश्यकता है क्या, नहीं सर, इसीलिए भी वो क्या होता है, मकरंदहीन होता है। तो कारण जो क्यों आया है इसका आंसर क्या है बेटा, क्योंकि इन पादप को और एक सेकेंड बेटा, इन पादप को अजीवित कारकों को आकर्षित करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो क्योंकि इनको अट्रैक्ट ही नहीं करना है, वो वैसे ही आएगी, हवा जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, इसीलिए। दूसरा, ये हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बेटा कि जिनके अंदर अजीवित कारकों के द्वारा परागण होता है उनमें हमें पुष्प रंगहीन और मकरंदहीन देखने को मिलते हैं। क्यों, ये हमने देख लिया। दूसरा बेटा, ऐसे पादप जिनमें अजीवित कारकों के द्वारा परागण होता है उनमें परागकण जो होते हैं बेटा वो अधिक संख्या में बनते हैं, अधिक संख्या में बनते हैं। तो वापस सवाल आता है क्यों। तो बेटा ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए नर भाग है और ये मादा भाग है ना। अब हवा चली, हो सकता है हवा जो है, हो सकता है हवा ऐसे चले तो यहां से जो परागकण है वो आसानी से पहुंच जाएंगे किसके पास, सर मादा भाग के पास। यहां से जो परागकण है वो आसानी से पहुंच जाएंगे किसके पास, मादा भाग के पास, ठीक है। लेकिन अगर हवा ऐसे ना चल करके, भाई इस साइड मादा भाग है इस साइड नर भाग है, हवा की डायरेक्शन ये है तब तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हवा ऐसे चली तो इस साइड पहुंच जाएंगे, इस साइड चली तो उधर पहुंच जाएंगे, या नहीं चली तो पहुंचेंगे ही नहीं। तो क्योंकि ये हवा जो है ये अपनी मर्जी से कहीं से भी चल सकती है, तो परागकण जो है बेटा उनके मादा भाग के पास पहुंचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहां से परागकण जो है, अरे यार एक सेकंड बेटा, यहां से परागकण जो है बेटा वो मादा भाग के पास पहुंच जाए, इसके चांस जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो कैसे इस चांस को बढ़ाया जाए, तो अगर परागकण बहुत ज्यादा संख्या में बन जाएंगे तो हो सकता है 99 या 90% परागकण नहीं पहुंचे, लेकिन कोई एक तो पहुंच जाएगा ना। तो इस चांस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेटा जिनके अंदर वायु के द्वारा या जल के द्वारा परागण होता है उनके अंदर परागकण के मादा भाग से, नर भाग से मादा भाग में पहुंचने के चांस बहुत कम होते हैं। तो मैं ऐसा बोल दूं कि परागण की संभावना को बढ़ाने के लिए, क्योंकि परागण की संभावना बहुत कम है, संभावना को बढ़ाने के लिए बेटा इनके अंदर परागकण जो होते हैं वो ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तीसरा क्या बेटा, आपको ऐसे पादप जिनके अंदर अजीवित कारकों के द्वारा परागण होता है उनकी अंडाशय में जनरली आपको एक ही बीजांड देखने को मिलता है, जनरली बोला है ना। तो फिर वापस आ जाता है क्यों सर, तो इसका मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया है, क्योंकि बेटा यहां परागण की संभावना जो है वो बहुत कम है।
तो बहुत कम है, इसका मतलब एक परागण आ जाए, एक परागकण आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अंडाशय में एक से ज्यादा बीजांड रखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि एक परागकण आ रहा है, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक से ज्यादा बीजांड रख लिए, परागकण आ रहा है एक, तो उनका कोई यूज है क्या? नहीं सर, कोई यूज नहीं है, क्योंकि उनका तो बीज ही नहीं बनेगा। तो जिसका बीज ही नहीं बनेगा, उस चीज को बनाने का कोई सेंस बनता है क्या? नहीं बनता है। तो इसीलिए ऐसे पादप जिनके अंदर अजीवित कारकों के द्वारा परागण होता है, उनके अंडाशय में आपको एक ही बीजांड देखने को मिलता है। तो यहां पर मैं बात लिख देता हूं, क्या कि परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की संभावना कम होती है। वर्तिकाग्र पर पहुंचने की संभावना बेटा कम है, इसीलिए वो एक से ज्यादा बीजांड रखना प्रेफर नहीं करते। अच्छा, मैंने बोला बेटा ये अधिकतर पादप में होता है, सब में हो ऐसा जरूरी नहीं। तो ये कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है क्या कि बेटा जिन पादप के अंदर अजीवित कारकों के द्वारा परागण होता है, उनमें हमें ये तीन चीजें देखने को मिलती है कि पुष्प रंगहीन होता है, मकरंदहीन होता है, और उसके साथ साथ सुगंधित भी नहीं होता है, अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि इसको उन कारक को अट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए वो ऐसा नहीं होता। दूसरा, परागकण बहुत ज्यादा बनते हैं ऐसे पादप में, तो क्योंकि बेटा परागण जो है यहां पर, या ऐसा बोलूं नर भाग से मादा भाग के पास परागकण पहुंचने की संभावना बहुत कम होती है। तो उस संभावना को कैसे बढ़ाया जा सकता है कि भाई परागकण ज्यादा बना दो, कोई ना कोई तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है। उसके बाद बेटा ऐसे पादप जिनके अंदर वायु या जल के द्वारा परागण होता है, उनके बीजांड अंडाशय में आपको एक ही बीजांड देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बेटा परागकण ही बहुत कम आ रहे हैं, तो अंडा बीजांड बना के क्या करेगा वो। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। आइए अब हम देखते हैं किसके बारे में, कि जिनके अंदर जीवित कारकों के द्वारा परागण होता है, या जीवित कारकों के द्वारा जो परागण होता है, उनमें क्या देखने को मिलता है।